नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस ब्राह्मणी, माय यूट्यूब चैनल एमएस ब्राह्मणी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज मध्य प्रदेश को लेकर आया हूं और मध्य प्रदेश का पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश का गठन। तो मध्य प्रदेश के टॉपिक को हम बहुत बेसिक से कवर करने वाले हैं और आपको मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि यूट्यूब चैनल पे ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और साथ ही हमारा जो पहला लेक्चर है उसमें मध्य प्रदेश का गठन है। और इसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का गठन होने के बाद की स्थिति क्या थी और पहले की स्थिति क्या थी। और आपको ये भी बता दूँ कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे भारत की क्या स्थिति थी और उसी समय काल में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। तो ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का बेसिक या मध्य प्रदेश का गठन। बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए, मैं 1947 के समय काल ले जाता हूं आपको और उससे पहले जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस टाइम की बात है। तो चलिए बात करते हैं। भारत देश आज़ाद होने के संदर्भ में महत्वपूर्ण एक घोषणा आई थी दोस्तों। उस घोषणा का नाम है एटली की घोषणा। ठीक है, मैंने कुछ लिखा है फैक्ट, तो समझ लीजिए कि एटली की घोषणा, उस घोषणा में क्या किया गया है और यह क्या बात कही थी और किसने कही थी और कहाँ से कही गई थी। ठीक है, तो उस पर थोड़ी सी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए सुन लीजिए एटली की घोषणा। तो सुन लीजिए बहुत बेहतर तरीके से। ब्रिटिश तत्कालीन प्रधानमंत्री सर रिचर्ड क्लाइमेट एटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि भारत देश को 30 जून 1948 से पहले स्वराज का अधिकार दे देंगे। ठीक है, यानी भारत देश को आज़ाद कर देंगे। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया है। मैंने कुछ फैक्ट लिखा है, कहा है कि ब्रिटेन या ब्रिटिश के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर रिचर्ड क्लाइमेट एटली ने पार्लियामेंट यानी ब्रिटेन के पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 ईस्वी में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पहले आज़ाद कर दिया जाएगा, अर्थात स्वराज का अधिकार दे देंगे। यह स्पष्ट कहा था एटली की घोषणा में। क्लियर है दोस्तों, किसने कहा था? सर रिचर्ड क्लाइमेट एटली ने। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात चलते हैं कि सर रिचर्ड एटली ने 18 मार्च 1947 ईस्वी में भारत के वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन को, भारत के वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन को एक पत्र लिखा गया था। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। यानी सर रिचर्ड क्लाइमेट एटली ने 18 मार्च 1947 ईस्वी में भारत के वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन को एक पत्र लिखा गया था और उस पत्र के जरिए सर रिचर्ड क्लाइमेट एटली ने भारत के वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि भारत के देशी राजाओं के बारे में हमारे ब्रिटिश सरकार के विचार रखिए, या कह सकते हैं कि स्पष्ट कहा कि भारत के जो देशी राजाओं यानी देशी रियासतें चलती थी वहाँ पे राजाओं का शासन था और उन्हीं राजाओं को स्पष्ट कहा गया था कि आपके भविष्य में हमारे ब्रिटिश सरकार के विचार व्यक्त कीजिए। ऐसा किसने कहा था? सर रिचर्ड क्लाइमेट एटली ने। ठीक है, और यही जो अपने ब्रिटिश सरकार के विचार किसके समक्ष रखे थे? हमारे राजाओं के समक्ष। किसने रखा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के वाइसराय थे उस टाइम पे, ठीक है, वाइसराय, ठीक है, और यही यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में एक योजना बनाई। ठीक है, और वही योजना भारत में यानी जो योजना बनी थी ठीक है, और इसी योजना को भारत में
3 जून 1947 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी, यानी भारत में। ठीक है, और इस योजना का मुख्य बिंदु क्या था समझ लीजिए आप। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना बनाई और वही योजना भारत में 30 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। और इसी योजना के मुख्य बिंदु थे कि आगामी समय 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को 2 भागों में विभाजित कर देंगे। ठीक है, और साथ ही 2 पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न देश बना दिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों, अर्थात भारत व पाकिस्तान। क्लियर है, यानी इस योजना यानी माउंटबेटन जो एक योजना लाए थे और उसी योजना को 3 जून 1947 ईस्वी को भारत में प्रस्तुत की गई थी और उसी योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माउंटबेटन योजना के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट कहा कि मुख्य बिंदु क्या है माउंटबेटन योजना। ठीक है, तो यानी आगामी समय 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत को 2 भागों में विभाजित करके 2 पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न देश अर्थात भारत व पाकिस्तान बना दिया जाएगा। ठीक है, मुख्य बिंदु फर्स्ट। सेकंड बिंदु देखिए आप कि सेकंड बिंदु है कि भारत देश को 2 प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट बिंदु समझ लीजिए आप। नेक्स्ट बिंदु था कि भारत देश आज़ाद करने के लिए एक एक्ट लाया जाएगा और उस एक्ट का नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आगे इसके बाद कि 4 जून 1947 के समय यानी एक दिन छोड़ के, ठीक है, यानी नेक्स्ट डे में क्या हुआ था। तो 4 जून को भारत के वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पत्रकार वार्ता की थी और उसमें कहा कि हमारे जो देशी राजाओं हैं उनके शासनकाल में उनके क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के विचार को व्यक्त किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तत्पश्चात माउंटबेटन योजना के अनुसार 4 जुलाई 1947 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया है आप लोगों को कि 4 जुलाई 1947 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अधिनियम पारित किया गया था जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा गया। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, डेट याद रखिए आप। और इसी योजना में लिख देता हूँ, एक्ट लिख देता हूँ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, ये कब पेश की गई थी? 4 जुलाई 1947। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसी एक्ट को भारत में 18 जुलाई 1947 ईस्वी में पारित कर दिया गया था। ठीक है, यानी जो एक्ट था, ठीक है, जो बिल था जो कि 4 जुलाई को पेश किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, क्लियर है, दोनों हाउस में ये बिल पारित किया गया था। तत्पश्चात भारत में 18 जुलाई 1947 में लागू कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए, इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत देश को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, यानी एक पाकिस्तान बना दिया गया था और एक भारत, या कह सकते हैं
कि 14-15 अगस्त 1947 को भारत देश को दो भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, क्लियर है। एक तो पाकिस्तान बना दिया गया था और एक भारत देश बना दिया गया था। पाकिस्तान जो देश बनाता है, इनके जो प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इसके बाद देखिए भारत जैसे कि आज़ाद हुआ और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन व स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उन्हें चुना गया था। तो ये बात याद रखिए आप। इसके तत्पश्चात देखिए कि इसी अधिनियम के तहत भारत देश को दो प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया गया था। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखिए दो प्रशासनिक इकाइयाँ कौन कौन सी थी। दो प्रशासनिक इकाइयाँ देखिए, फर्स्ट देखिए ब्रिटिश प्रांत और सेकेंड रियासत। ठीक है, ये दो प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया गया था। अब देखिए दोस्तों कि ब्रिटिश प्रांत में शासन कौन कर रहे थे और देशी रियासतों में शासन कौन कर रहे थे। ठीक है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्रिटिश प्रांत में शासन अंग्रेजों के अधीन था। ठीक है, या कह सकते हैं ब्रिटिश प्रांत में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के अधीन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए देशी रियासत में शासन देशी राजाओं के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन यहाँ की पूरी बागडोर अंग्रेजों के हाथों में थी। ठीक है, जो बागडोर थी वो अंग्रेजों के हाथों में, यानी जो भी कानून बनाते थे ये लागू कौन करते थे, यहाँ पे अंग्रेजों करते थे। ठीक है, क्लियर है, लेकिन यहाँ का शासन राजाओं के अधीन था। क्लियर है, ये समझ में आया होगा। और उसी समयकाल में 1947 के समयकाल में देशी रियासतें भारत में 565 थी। ठीक है, 565 रियासतें थी। ठीक है, और याद रखना है इसी माउंटबेटन योजना में एक बात और कही थी कि 565 जो रियासतें हैं, इन रियासतों को स्पष्ट कहा था कि जिसे भी भारत में विलय होना है वो भारत में विलय हो सकते हैं, या जिसे पाकिस्तान में विलय होना है तो पाकिस्तान में हो सकते हैं, या स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो स्वतंत्र राष्ट्र भी बना सकते हैं। ये स्पष्ट कह दिया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। ठीक है, यानी माउंटबेटन योजना के अनुसार जो एक्ट बना था। क्लियर है, तो देखिए इन्हीं 565 रियासतों में से 549 रियासत भारत में विलय हो गई थी। कितनी हो गई थी भारत में? 549। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए कि पाकिस्तान में कितनी हुई थी? 13। ठीक है, अब स्वतंत्र राष्ट्र कितनी बनाई थी? 3, यानी जो रियासतें थी वो स्वतंत्र रही थी। ठीक है, स्वतंत्र रही थी। कितनी? 3 रियासत ऐसी थी जो स्वतंत्र राष्ट्र बनी थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि 3 रियासतें कौन कौन सी थी जो कि स्वतंत्र राज्य बनाई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, फर्स्ट जी रियासत थी वो थी जूनागढ़। ठीक है, सेकंड देखिए हैदराबाद, और तीसरे नंबर पे देखिए कश्मीर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया है आपको? तो देखिए कि 3 जो रियासत थी स्वतंत्र, पहली है जूनागढ़, सेकेंड हैदराबाद और थर्ड नंबर पे हैं कश्मीर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया है कि 3 स्वतंत्र जो रियासत थी जो आपके सामने है। ठीक है, पर ये पता होना चाहिए कि जो वर्तमान में कहाँ है। ठीक है, ये आज वर्तमान में कौन सी जगह या कौन से राज्य में स्थित है, तो वो भी देख लीजिए आप कि आज वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। जूनागढ़ देखिए, जूनागढ़ आज भारत में देखा जाए तो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है वहीं पर स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए हैदराबाद।
हैदराबाद कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में। क्लियर है? तेलंगाना हमारा 29वां राज्य बना था, ठीक है। या उससे पहले देखा जाए तो आंध्र प्रदेश एक राज्य हुआ करता था। क्लियर है? उसी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित था, लेकिन आज बात करें तो तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। 2 जून 2014 में 29वां राज्य तेलंगाना आंध्र प्रदेश से पृथक होके नया राज्य बना था। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए नेक्स्ट कश्मीर, ठीक है। कश्मीर स्पष्ट आपको लग रहा है कि कश्मीर कहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा भारत का सबसे उत्तरी राज्य हुआ करता था, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर, लेकिन आज राज्य नहीं है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, ठीक है। पर अभी ये जान लीजिए आप कि इन्हीं रियासतों को बाद में भारत में मिला लिया गया था, ठीक है। कब मिलाया था और कैसे मिलाया था वो देख लीजिए आप। क्लियर है? तो देखिए जूनागढ़ जो गुजरात में स्थित है, जूनागढ़ रियासत को भारत में जनमत संग्रह के रूप में 7 नवंबर 1947 को मिला लिया गया था, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि जूनागढ़ रियासत को भारत में जनमत संग्रह के रूप में 7 नवंबर 1947 को मिला लिया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हैदराबाद। हैदराबाद जो रियासतें हैं, ठीक है, इस रियासत को भारत में एक पुलिस ऑपरेशन चलाया गया था और इसके दौरान भारत में मिला लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कश्मीर। कश्मीर को भारत में 26 अक्टूबर 1947 को भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल व कश्मीर के राजा हरि सिंह के आपसी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत में मिला लिया गया था, और साथ ही जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा हमारे भारतीय संविधान के 370 अनुच्छेद में दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लियर हुआ, और साथ ही हमारा जो बेसिक जो कि मध्य प्रदेश तक पहुंचना, हमको मध्य प्रदेश का गठन तक पहुंचना है, तो ये थोड़ी सी भारत देश आज़ादी के समय काल की थोड़ी सी बात रखी है हमने, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं इसका प्रांत कि 1947 के समय काल मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, मध्य प्रदेश किन किन क्षेत्र में बटा हुआ था, ठीक है, और मध्य प्रदेश को उस टाइम पे क्या नाम से जानते थे, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि 1947 के समय काल मध्य प्रांत को ब्रिटिश सरकार द्वारा सीपी बरार के रूप में जानते थे, यानी सेंट्रल प्रोविंस के रूप में जानते थे। आज वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है, उस टाइम पे मध्य प्रदेश राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था। उस टाइम पे हमारे मध्य प्रदेश को सीपी बरार यानी सेंट्रल प्रोविंस के रूप में जाने जाते थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेंट्रल प्रोविजन के बारे में, यानी आज जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है वो 1947 के समय की स्थिति क्या थी, ठीक है। तो चलिए मैं उस टाइम की बात करते हैं 1947 के समय काल मध्य प्रदेश की स्थिति। तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है, कह सकते हैं 3 प्रशासनिक भागों में बांटा गया था। पहला यानी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है, और प्लस में भोपाल स्टेट भी रखा गया था, ठीक है। समझ में आ गया आपको? यानी मैंने बताया आपको कि 1947 के समकालीन मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी प्लस भोपाल स्टेट। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया होगा, ठीक है। और समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही शेयर कीजिए आप। और इन्हीं 3 पार्ट को मैं मैपिंग के अनुसार बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मैपिंग से क्लियर करेंगे वो 3 पार्ट कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था और कौन कौन से क्षेत्र थे 3 पार्ट जो थे, ठीक है। तो चलिए हम मैपिंग से कवर करते हैं। चलो, तो ये हमारे 1947 के समय काल जो 3 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश इस तरीके का था। क्लियर है? तो चलिए हम वो 3 पार्ट कौन कौन से जो मैंने आपको बताया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी प्लस भोपाल स्टेट, क्लियर है, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैपिंग के अनुसार प्रैक्टिकल पढ़ेंगे दोस्तों, पूरा डिटेल है, देख लीजिए आप। चल स्टार्ट करते हैं।
पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, प्लस में आपको बताया है भोपाल स्टेट। क्लियर है? देखिए सबसे पहले देखते हैं पार्ट ए कि पार्ट ए कौन कौन सा क्षेत्र था और उस पार्ट ए में क्या क्या शामिल था। पार्ट ए में प्रमुख कौन थे, पार्ट ए की कैपिटल क्या थी। ठीक है, ये जो बेसिक है वो कवर करते हैं। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूं आपको पार्ट ए। ठीक है, तो देखिए यहां का जो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को ये वाला, ये पार्ट ए है। ठीक है, आपको मैपिंग में मैंने बताया है कि ये जो एरिया है ये ग्रीन जो पेन से मैंने एक लाइन खींची है, ठीक है, इसके दक्षिण पूर्व वाला एरिया है। ठीक है, ये साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है ये पार्ट ए, पार्ट ए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, पार्ट ए। ठीक है, अब ये देख लीजिए दोस्तों कि पार्ट ए में क्या क्या शामिल था। ठीक है, ये पार्ट आपको पता चल गया कि पार्ट ए है, लेकिन इसी पार्ट ए में क्या क्या शामिल था उस टाइम 1947 के समय काल, यानी 1956 से पहले की स्थिति है। ठीक है, या आप टॉपिक डाल सकते हैं 1947 से 1956। ठीक है, चलिए पार्ट ए में सीपी बरार, ठीक है, विदर्भ, महाकौशल, छत्तीसगढ़, बघेलखंड, ये चीजें पार्ट ए में शामिल थी। ठीक है, सीपी बरार, विदर्भ, महाकौशल, छत्तीसगढ़, बघेलखंड। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए आप कि विदर्भ किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ किसे कहते हैं, महाकौशल किसे कहते हैं और बघेलखंड। ठीक है, इनका एरिया भी देख लीजिए आप। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्लियर है? तो देखिए ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पूरा क्या है, छत्तीसगढ़। क्लियर है? लेकिन उस टाइम पे छत्तीसगढ़ का नाम कोई राज्य नहीं था। क्लियर है? यानी 1947 समय काल में छत्तीसगढ़ राज्य नहीं था, लेकिन आज वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ है वो पार्ट ए में शामिल था। ठीक है, तो आपको पता चल गया, यानी जो छत्तीसगढ़ है वो ये। ठीक है, यानी लोकेशन देखा जाए। अब नेक्स्ट लिखिए, देखिए आप कि विदर्भ कौन सा एरिया है। देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, विदर्भ। यानी उस टाइम पे क्या था, ये पार्ट ए में। आज वर्तमान में ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ तो एक राज्य ही है, लेकिन विदर्भ आज महाराष्ट्र का एक पार्ट है। क्लियर है? जो कि विदर्भ में 8 जिले आते थे, 8 जिले आते थे। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए महाकौशल। ठीक है, देखिए महाकौशल का ये एरिया, ये वाला, ये कौन सा एरिया है, महाकौशल। ठीक है, और इसी की राजधानी जबलपुर हुआ करती थी। यहाँ पे जबलपुर है। ठीक है, लेकिन ये पार्ट 1 में आता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, महाकौशल। अब ये देखिए बघेलखंड बताया मैंने, यानी आज वर्तमान में मध्य प्रदेश का पूर्वी पठार को बघेलखंड ही कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये वाला जो एरिया है ये क्या है, बघेलखंड। क्लियर है? ये क्या है, बघेलखंड। बचा हमारा ये सीपी, यानी उस टाइम पे सेंट्रल प्रोविजन कहते हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश समयकालीन में मध्य प्रदेश को जाना जाता था। तो आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि पार्ट ए की राजधानी क्या थी, कैपिटल देखते हैं पार्ट ए की कैपिटल। तो देखिए पार्ट ए की कैपिटल क्या थी,
नागपुर। क्लियर है? तो नागपुर आज वर्तमान में कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, लेकिन उस टाइम की बात है 1947 और 1956 के बीच पार्ट ए की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। ठीक है, राजधानी। अब नेक्स्ट देखिए कि पार्ट ए के प्रमुख कौन थे, अर्थात मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश जब 1956 में गठन हुआ था, उसी समय काल में जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल बने थे, और उस टाइम पे पार्ट ए में भी रविशंकर शुक्ल ही थे। ठीक है, यानी कह सकते हैं पार्ट ए के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, ये कौन थे? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो पार्ट ए हमारा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए पार्ट बी की ओर बढ़ते हैं। पार्ट बी, चलिए पार्ट बी आज वर्तमान में मध्य प्रदेश का पश्चिमी पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या क्या इस पार्ट ए में शामिल था वो देख लेते हैं, और आज वर्तमान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पार्ट बी। देखिए ये वाला पोर्शन, ये देखिए आप, ये क्या है? पार्ट बी। क्लियर है? पार्ट बी। तो आपको समझ में आएगा कि ये एरिया कौन सा हुआ? पार्ट बी। अब ये देख लीजिए कि वर्तमान में क्या क्या शामिल है। ठीक है, तो बताना चाहता हूं मैं आपको कि वर्तमान में मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी का पठार, और कुछ पार्ट सतपुड़ा का भी आ जाता है। ठीक है, और इन्हीं को कुल मिलाकर या टोटल जो एरिया है पार्ट ए, इसमें टोटल 25 रियासतें शामिल थी। कुल मिलाकर कितनी रियासतें शामिल थी? 25 रियासतें। 25 रियासतें। क्लियर है? तो उसको समझ में आया होगा आपको। तो नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कि पार्ट ए की राजधानी क्या थी, सॉरी पार्ट बी की राजधानी क्या थी। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी में अलग अलग राजधानियां हैं, लेकिन पार्ट बी की 2 राजधानियां हैं। कितनी हैं? 2। तो समझ लीजिए आप बहुत बेहतर तरीके से कि पार्ट बी की 2 राजधानी हुआ करती थी, एक तो इंदौर थी और दूसरी ग्वालियर। क्लियर है? फर्स्ट देखिए कि कौन सी है? इंदौर। इंदौर कहाँ है? इस एरिया में है। ठीक है, इस एरिया। और ग्वालियर देखिए, ये वाला ग्वालियर। ठीक है, आज वर्तमान में इंदौर भी एक संभाग है और ग्वालियर भी एक संभाग है। तो देखिए इंदौर जो पार्ट बी की राजधानी हुआ करती थी, ये 6 माह की हुआ करती थी। कितने माह की? 6 माह। वह ग्वालियर भी 6 माह की कैपिटल हुआ करती थी। क्लियर है? लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ऐसे कौन से 6 माह हैं, और उस टाइम पे इंदौर हुआ करती थी राजधानी। ठीक है, तो समझ लीजिए जब ग्रीष्म काल आता है, और ग्रीष्म काल यानी कह सकते हैं गर्मी का जो मौसम आता है, उस टाइम पे पार्ट बी की राजधानी इंदौर हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद देखिए शीतकालीन कह सकते हैं, शीतकालीन राजधानी यानी जब ठंड के समय में पार्ट बी की राजधानी ग्वालियर हुआ करती थी। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटिश यानी अंग्रेज जो थे उनको ज़्यादा गर्मी सहन नहीं होती थी। ठीक है, इसलिए ऐसे पार्ट में डिवाइड किया गया था। 6 माह इंदौर और 6 माह ग्वालियर राजधानी हुआ करती थी। क्लियर हुआ दोस्तों? अब नेक्स्ट देखिए कि पार्ट बी में प्रमुख यानी मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पार्ट बी के मुख्यमंत्री लीलाधर सेठ। ठीक है, लीलाधर सेठ। क्लियर है? ये भी क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट और लास्ट की ओर जाते हैं, पार्ट सी। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये कौन सा पार्ट है? सी। कौन सा पार्ट है ये? पार्ट
सी, ठीक है। और प्लस में ये भोपाल स्टेट भी शामिल है, यहाँ पे देख लेना ये एरिया, ठीक है, ये भोपाल स्टेट पार्ट सी में ही शामिल है। क्लियर है। देखिए पार्ट सी में क्या क्या शामिल था। आज वर्तमान में देखिए तो रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए विंध्याचल प्रदेश बोलते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जो कि रीवा से लग जाती है, ठीक है। कुल मिलाकर पार्ट सी में 38 रियासतें हुआ करती थी। कितनी? 38। कुल मिलाकर पार्ट सी में 38 रियासतें हुआ करती थी, ठीक है। अब ये देखिए कि पार्ट सी की राजधानी क्या है, ठीक है। पार्ट सी की राजधानी रीवा हुआ करती, ठीक है। क्या थी? रीवा। पार्ट सी की राजधानी रीवा। तो आप लोगों को समझ में आया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि पार्ट सी के मुख्यमंत्री कौन थे, यानी कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। देखते हैं पार्ट सी के उस टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे वो थे, याद रखना है, इसमें कंफ्यूज है। पार्ट सी में भी एक स्पेशल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्लियर है, दोनों बताऊंगा मैं आपको। पहले जान लेते हैं पार्ट सी के सीएम। पार्ट सी के जो सीएम थे वो थे शंभुनाथ शुक्ल, शंभुनाथ शुक्ल, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है। और पार्ट सी के जो सीएम है वो शंभुनाथ शुक्ल है, लेकिन प्लस भोपाल स्टेट चलता है और इसी भोपाल स्टेट में भी एक प्रशासनिक यानी कह सकते हैं मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम है पंडित शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। क्लियर है, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। तो ये हमारा 1947 से 1956 के बीच की स्थिति मध्य प्रदेश की स्थिति कंप्लीट हुई, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। और आपको बता दूं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो 1956 के समय काल यानी 1947 में जो मध्य प्रदेश या भारत में राज्यों के गठन के लिए समिति आई थी उस पर डिस्कस होगी, ठीक है। बहुत बेसिकली पॉइंट रहेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल मैपिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों को पूरा मध्य प्रदेश कवर करवाया दिया जाएगा, ठीक है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक कीजिए।